बहुत बहुत नमस्कार। अपने दिव्य दृष्टि पाठशाला में हमारे सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर होगा तो वो 10th क्लास के बच्चे के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो है ये साइंस इसमें हम लोग कवर करेंगे और साइंस में भी अगर देखा जाए तो 10th क्लास का केमिस्ट्री जो है ना, उस केमिस्ट्री का हम लोग अगर देखें तो दूसरा चैप्टर जो है ना उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर इसमें नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर तो हम लोग स्कूल में कवर कर चुके हैं। इससे कुछ जो है ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसीलिए हम आप लोगों के समक्ष जो है इसको शेयर कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा विकल्प में लेकर चलना जो है वो बेस्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार 10th लिखने वाले के लिए, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक कर कर देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? तो पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि कोई विलयन है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले समझने की जरूरत है, वैसे हम क्लास में बता चुके हैं सबको, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे कि पीएच मान का जो स्केल होता है वो स्केल को सबसे पहले सोरेनसन साहब बताए थे। कौन बताए थे? सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पीएच स्केल को दिया था। इस पीएच स्केल में अगर बात करें तो 0 से 14 तक का रेंज रहता है, यानी परास इसका रहता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस स्केल में देखें तो पीएच स्केल में जो है ना, अगर देखा जाए तो 3 बिंदु आपके हैं। अगर पीएच मान किसी भी पदार्थ का 7 है तो वो उदासीन हो जाएगा, समझना है, ठीक है। इस बार एग्जाम में बहुत इससे क्वेश्चन आपको दिखा होगा, जो कि हम पहले देने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश इसमें यूट्यूब मैंने कि अपलोड ही करने नहीं दे रहा था। चलिए तो ये है क्या है, 7 अगर रहा तो वो उदासीन होगा, 7 से अगर कम रहा तो ये अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, विलयन। और अगर 7 से अधिक रहा, प्लस रहा, तो ये क्षार विलयन हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ से पूछ रहा है कि कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा कि लाल लिटमस नीला कर देता है, क्या हम बताए थे कि नीला लिटमस को अगर हम किसी भी जलीय विलयन में डालेंगे और वो अगर लाल हो गया तो वो जो विलयन था वो क्या होगा? वो विलयन जो था वो अम्ल होगा, है ना। और अगर लाल लिटमस पेपर को किसी विलयन में डालते हैं और वो जो है नीला हो जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो जो विलयन था वो एक क्षार का विलयन था, ठीक है। तो यहाँ से हमको लोग को समझने का जरूरत है कि ये जो है क्षार है, मतलब क्या है कि ये जब भी उसका पीएच मान होगा तब 7 से वो अधिक होगा। अब ऑप्शन से ढूंढने का कोशिश करो, देखो हम यहाँ टेक्निक बता रहे हैं, ठीक है। बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है परीक्षा में ना कि पढ़ा हुआ नहीं रहता है, या तो दिमाग में वो होता ही नहीं है क्वेश्चन कि कभी इसको सुने भी हैं, लेकिन जो पढ़ा हुआ रहता है ना उसी के तर्ज पर अगला का भी आंसर देना होता है। तो ये सब टेक्निक है। जैसे वहाँ पे हम देखें कि 7 से प्लस होगा। अब ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में 2 है, बी में 4 है, सी में 5 है, मतलब ये तीनों चला गया। क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर जो इसका होगा वो 10 हो जाएगा, क्योंकि क्षार है यानी 7 से ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन है, ठीक है, कोई मान लो कि ये विलयन है, एक गिलास में हम लोग क्या किए हैं? जल को भर दिए हैं, एक विलयन है, ठीक है। इस विलयन में अंडा का पिसा हुआ कवच से अभिक्रिया करते हैं। अंडा का जो पिसा हुआ कवच होता है, ठीक है, उससे हम लोग अभिक्रिया इसमें कराते हैं। तो यहाँ से एक जो है ना गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। अब कौन सा गैस निकलता है ये नहीं पता, लेकिन गैस उत्पन्न होता है जैसा क्वेश्चन कह रहा है। और ये गैस जो है चूने की पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। अब बताइए इस विलयन में क्या होगा?
NaCl होगा, HCl होगा, LiCi होगा या KCl होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी HCl होगा। इस विलयन में HCl होगा, इसीलिए ये क्या है कि चूने की पानी को दूधिया कर देता है, यानी यहाँ पे गैस अगर हम लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, चलो आगे अगर हम लोग बढ़े तीसरे क्वेश्चन की ओर, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? पानी के साथ संयोजन होने पर, पानी देने पर, CO2 देने पर, या तो फिर कह रहा है, ये यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि CO2 के साथ संयोजन होने पर। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, ये कठोर होता है जब ये जल के साथ संयोजन करता है तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से लेकिन एक क्वेश्चन जरूर रहता है, इजी तो है बट एक क्वेश्चन जरूर रहता है, इसलिए इस बार भी टेस्ट में तुम लोग देखी थी कि एक क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे, हम इसीलिए एक क्वेश्चन को लिए हैं ताकि सारे को यहाँ से क्या कर दें, इसको कवर कर दें हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि इमली में पाया जाने वाला अम्ल है, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सैट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इमली में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ से समझना कि ये जो चार ऑप्शन है ये कौन कौन सा है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें साइट्रिक अम्ल का, तो साइट्रिक अम्ल जो है ये तुम्हारा नींबू में पाया जाता है। ठीक है, ये सब याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है, यानी लैक्टिक अम्ल दूध में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। कुछ और अम्ल की अगर हम लोग बात कर ले तो जैसे कि HCl जो होता है ना, उसमें HCl कहाँ पाया जाता है? ये अम्ल कहाँ मिलता है? तो ये जठर रस में मिलता है। ये तुम लोग को हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार रिकॉल कर दें। आगे कह रहा है कि सिरका, सिरका किस में पाया जाता है? तो सिरका जो है ना, सिरका में ऐसे भी पूछ सकता है सिरका कौन सा अम्ल में पाया जाता है, या तो सिरका किस में पाया जाता है? तो सिरका जो है ये एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। कौन सा अम्ल में? एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। आगे अगर हम लोग चले तो कह रहा है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी जो होता है, या तो चींटी जो होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, या तो फिर इसी अम्ल का दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। क्या है? मेथेनोइक अम्ल। तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे कह रहा है और इम्पोर्टेंट 2-3 है, उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। संतरा जो होता है ना, उसमें जो है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कहाँ पे? संतरा में। उसी तरह अगर हम लोग सेब की बात करें तो सेब में जो है ना मेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट है अम्ल, जिसके बारे में देख लेना। ठीक है, एक देखो और है जो कि थोड़ा अजूबा नाम लगेगा, नेटल डंक जो होता है ना, ये डंक मार रहा है, मतलब कोई ये क्या है, कोई ये चींटी टाइप का ही होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि नेटल डंक जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें भी मेथोनोइक अम्ल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, समझना इसको अच्छे से, कि कठोर जल को, कोई कठोर जल है। ठीक है, कठोर जल हम लोग किसको कहेंगे? वैसा जल जो अगर तुम खाना बनाना चाहोगी ना तो खाना तुम्हारा पकेगा ही नहीं। अगर तुम कपड़े को साफ करना चाहेगी तो कुछ साबुन अगर डालेगी ना उसमें, या सर्फ डालेगी, वो झाग ही नहीं निकलने देगा। तो वही कह रहा है कि कठोर जल है, उसको मृदु करने के लिए आप किस सोडियम यौगिक का उपयोग करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है कौन सा सोडियम का यौगिक का हम लोग प्रयोग करते हैं।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यानी जिसको हम लोग धोने का सोडा कहते हैं। यहां से 3 क्वेश्चन कवर होगा। कठोर जल मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, पहला क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो Na2CO3 हो जाएगा। कार्बोनेट तुम लोग को हम पहले बता चुके हैं क्लास में कि CO3 अगर रहेगा मतलब वो कार्बोनेट की बात करता है। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, तो उसका धोने का सोडा नाम है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, ध्यान देना। आगे क्या कहता है उसको समझो। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा का जल जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ये क्वेश्चन यही पे कह रहा है तुम्हारा। तो समझना कि आश्रित जल जो होता है ना वो शुद्ध जल होता है, यानी हम लोग जिसको पीने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि ये शुद्ध जल होता है। इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार का आयन होता ही नहीं है। फिर इसमें विद्युत का चालन कैसे होगा, क्योंकि विद्युत का चालन वही होगा जहां पे आयन का प्रोड्यूस होगा, है ना। क्योंकि आयन जो है 2 प्रकार का है, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव जो है वो किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर मूव करेगा, और निगेटिव जो है वो पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव निगेटिव की ओर मूव करेगा। अब आयन ही नहीं है तो फिर विद्युत का चालन कैसे होगा वहां पे, तो डायरेक्ट लिखना है कि आश्रित जल जो है वो क्या है, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि वो शुद्ध जल होता है, उसमें आयन नहीं होता है। ठीक है, घुमा फिरा के जैसे तुम अपने बना के लिख सकती हो, सिर्फ समझने का है। अब कहता है कि वर्षा का जल में क्यों होता है, तो देखो वर्षा का जल में इसलिए विद्युत का चालक होता है क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है गैस होता है। ठीक है, वो जब मिलता है ना वर्षा के जल में तो उस जल को अम्लीय बना देता है। अब हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि अम्ल वे पदार्थ है जो हाइड्रोजन H+ आयन को प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए ये क्या है कि H+ आयन उत्पन्न करता है जो क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। ठीक है, तो यहाँ से उल्टा पलटा के अपना लैंग्वेज में तुम लिख सकती हो, बाकी यही था आंसर। आगे कह रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल अगर नहीं है उपस्थित तो अम्ल का व्यवहार यानी बिहेवियर जो उसका होता है वो अम्लीय क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पहले जानते हैं कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा होता है। तो अगर कह रहा है कि अम्ल में जल नहीं है तो वो अपना व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझना कि क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है ना, अगर जल नहीं रहेगा तो अम्ल जो है वो H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाता है, इसलिए अम्ल का व्यवहार जो है वो क्या नहीं होता है, अम्लीय नहीं होता है। ये सब क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन इसलिए हम दे रहे हैं थोड़ा टेक्निकल चीज से, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो तुम लोग का छूटेगा नहीं। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। आगे समझो, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, उसके लिए समीकरण लिखने तुमको बोल रहा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो इसका सूत्र याद रखना जो कि पिछले टेस्ट में, रेल टेस्ट में पूछा भी था। ठीक है, हम शुरुआत से ही कह रहे हैं, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, ये सब जो है धोने का सोडा, ये सब का एकदम जो है सूत्र ना एकदम दिमाग में बैठा लो, एक ना एक रहेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहे, चाहे तुम्हारा 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहे, चाहे 3 नंबर वाला में रहे, चाहे 5 नंबर वाला में इसका दे, इससे संबंधित कुछ भी चीज। ठीक है, लेकिन देगा जरूर। तो यही कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ये क्या होता है, कह रहा है कि जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है, वो जिप्सम का निर्माण करता है, जिसका समीकरण ये है। ठीक है, ये चीज को देख लेना अच्छे से। जैसे तुम्हारा ये क्या था, ये जिप्सम था, ये सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस था, यही तुमको कह रहा है। अब जल के साथ अभिक्रिया करवाना है तो जाहिर सी बात है हम लोग जल के साथ इसका अभिक्रिया करवा दिए है ना। अब कह रहा है कि क्या बनता है, तो जिप्सम बनता है, हम लोग जान रहे हैं। और ये जो है ये जिप्सम का सूत्र होता है, ये भी हम लोग जान रहे हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे ये कह रहा है। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा टाइप में हमको लगता है मिस्टेक है। देखो यहाँ पे जो होगा ना वो यहाँ पे समझो, यहाँ 1 है ना, 1 हाफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाफ H2O, ध्यान देना।
आगे क्या कह रहा है वो समझो। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म अगर करते हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो विलयन है उसको हम अगर गर्म कर दे रहे हैं। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझो, क्वेश्चन बड़ा में पूछेगा, केमिस्ट्री में आंसर बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। मतलब सबसे पहले देखो कितना लंबा दे दिया एक समीकरण लिखने के लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया का समीकरण लिखें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब उत्तर यहाँ पे क्या हो गया समझो। उत्तर क्या कह रहा है कि अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को हम गर्म कर देते हैं तो वो हमको सोडियम कार्बोनेट देगा, जल देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब इसी का समीकरण लिखने बोल रहा है, तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि ये जो है ना, इसको हम अगर हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन के साथ अगर हम वही कह रहा, नहीं गर्म करने पर कह रहा है ना, सॉरी गर्म करने पर कह रहा है, तो समझना, ठीक है। यहाँ पे तीर का निशान होगा, ठीक है, ये छूटा हुआ है, देखो ये ऐसे होगा। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर दिए, गर्म कर रहे हैं, तो बनेगा क्या वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है और ये क्वेश्चन को देखना थोड़ा अच्छे से। कहता है कि आपके पास दो विलयन है, एक A है एक B है। विलयन A के पास pH मान जो है वो 6 है और विलयन B के पास pH मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इनमें से कौन सा अम्लीय है और कौन क्षारीय है। क्वेश्चन देखो लंबा है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन यहाँ समझना क्या कह रहा है। कह रहा है दो विलयन है, इसमें एक का pH मान 6 है, एक का pH मान 8 है। मतलब जो pH मान 6 होगा वो अम्लीय होगा, जो 8 है वो क्षारीय होगा, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, ठीक है, और कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। तो हम कैसे इसका आंसर दें, आंसर समझो। जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक है तो वह क्या है, क्षारीय है, यानी ये वाला क्षारीय है, बी वाला। जिस विलयन का pH मान 7 से कम है वो क्या है, अम्लीय है। यही चीज इसीलिए तो हम दो विलयन को तुरंत बना दिए है ना, यानी ये जो है अम्ल है ये क्षार है। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर कहता है कि इसमें आयन की सांद्रता अधिक है, उसको समझो। कहता है कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। हम जान रहे हैं जो अम्लीय है उसी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा जिसका कहीं पे कुछ जान नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है समझना कि हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन, AQ मतलब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन आयन एक्वस आयन की सांद्रता जब बढ़ेगी तो विलयन का अम्लीय गुण जो है ये बढ़ेगा। किसी भी विलयन में मान लो कि जितना ज़्यादा H+ आयन होगा उतना ही तो उसकी अम्लीयता, आयन होने की सांद्रता जो होगी, अम्लीय होने की जो सांद्रता होगी वो बढ़ेगा। जितना कम होगा, आयन की सांद्रता कम होगी, तो वो क्या होगा, विलयन का क्षारीय गुण ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रता जो है उसमें अगर अम्लीय गुण बढ़ता है तो वो आयन जो है वो क्या होगा, वहाँ पे अम्लीय गुण उस विलयन में बढ़ जाएगा। अगर H+ आयन की सांद्रता कम होगी उस विलयन में तो विलयन का क्षारीय गुण बढ़ेगा, है ना, वही चीज कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं। कह रहा हाँ, क्षारकीय विलयन में H+ आयन भी होते हैं परंतु इनकी सांद्रता OH आयन की सांद्रता से बहुत कम होती, क्योंकि हम पहले ही जान रहे हैं ना कि क्षार अगर कोई है तो वो OH आयन को दे रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे H+ आयन तो होता जरूर है बट एकदम कम मात्रा में होता है, ठीक है।
चलो अगला हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और ये शायद आया भी था तुम लोग का एग्जाम में ना पिछले बार। क्या कह रहा है वो समझना आराम से कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ठीक है, यानी देखो जब यहाँ पे यही समझो कि हम अगर अम्ल से किसी भी चीज का अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है, ये वही क्वेश्चन कह रहा है, बाकी शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है। तो उस समय जो है अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ये कोई जल है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि आप जो है ना अम्ल को मिलाइए, ठीक है, ना कि जल को अम्ल में। ना कि एक ये बर्तन है, मान लीजिए वॉच ग्लास है, इसमें हम इतना अम्ल भर दिए और बाद में हम फिर यहाँ पे क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं, तो ये मेथड जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही है। क्यों गलत होगा अब उसको समझो। तो इसलिए गलत होगा रे मेरे बच्चे, क्योंकि देखो सांद्र अम्ल है, ठीक है, अब उसमें अगर सांद्र अम्ल कहने का मतलब है कि उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। अब अगर हम अम्ल की मात्रा ज्यादा जल अगर मिला देते हैं तो जैसे ही अम्ल में हम जल को मिलाएंगे ना तो वहां पे ऊष्मा उत्पन्न होगा। अब जब ऊष्मा उत्पन्न होगा तो वो जो अम्ल वाला घोल होगा यानी मिश्रण जो होगा ना वो उछल कर बाहर आना चाहेगा। ठीक है, जब बाहर आएगा तो अम्ल हम लोग जानते हैं एक खतरा वाला चीज है, जहीं भी पड़ेगा वो गला सकता है उस चीज को, तो वो एक तरह से दुर्घटना का अंजाम देगा, है ना। वही कह रहा है कि उछल कर बाहर आ सकता है तथा किसी तरह की वहां पे क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। साथ ही दूसरा आंसर तुम लोग यहां तक भी लिख के खत्म कर सकती है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन और थोड़ा सा बता दे, अगर याद रहे तो लिखना, नहीं याद रहे तो छोड़ देना। ठीक है, आगे कह रहा है कि साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप, जहां पे क्या है ऊष्मा निकल रहा है तो जाहिर सी बात से टेम्परेचर है ना, वही कह रहा है कि वहां जो स्थानीय ताप है उत्पन्न हुआ उसके कारण उपयोग किया जा रहा जो वॉच ग्लास है ना उसका पात्र भी तो टूट सकता है। ठीक है, इसीलिए कहता है कि अम्ल को जो है सदैव धीरे धीरे जल में, वो भी जल में अगर मिलाने का तरीका बेस्ट है ना तो वो भी आप धीरे धीरे मिलाइए, एक बैग आप जाके उछल नहीं सकते हैं, ठीक है, अम्ल को। इसीलिए कह रहा है कि अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। चलो अगला क्वेश्चन है तुम लोगों का, और अगला क्वेश्चन क्या है समझना, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्या कह रहा है समझो, कहता है यहाँ पे देखो क्वेश्चन ही ढक गया रे, हाँ अब दिख रहा है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्वाला ताजा दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि कोई ग्वाला है जो दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है, ठीक है। अब देखो ये पहला और दूसरा जो है ना ये तुम्हारा क्वेश्चन ही है, उत्तर तुम्हारा यहाँ से है, ठीक है, ध्यान देना। कह रहा है कि एक दूध है ताजा, उसमें बेकिंग सोडा मिलाता है, ताजा दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। अब देखो बेकिंग सोडा मिलाया मतलब क्या है, दूध का पीएच मान जो है वो 6 होता है, ठीक है, यानी वो अम्लीय है दूध, तब ना लैक्टिक अम्ल उसमें पाया जा रहा है। अब क्या है कि इसमें बेकिंग सोडा मिला दिया मतलब ये दूध जो है ये क्षारीय हो गया, ठीक है। अब देखो अब वो वही पूछ रहा है तुमसे क्वेश्चन में, क्षारीय क्यों वो बना रहा है दूध को। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। अब ये बेकिंग सोडा मिला हुआ जो दूध है उसमें अगर हम दही बनाना चाहे तो अधिक समय लगता है, आखिर क्यों, आंसर समझो। कह रहा है कि क्योंकि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है, यह दूध के पीएच मान को बढ़ा देता है जिसके कारण दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता। अब समझ में आया कि दूध का पीएच मान 6 था, ग्वाला जो है ताज़ा दूध में बेकिंग पाउडर क्यों मिलाया, क्योंकि दूध जो है जल्दी खराब ना हो, इसीलिए वो उसको अम्ल से क्या कर दिया, क्षार बना दिया, है ना। दूसरा का आंसर समझो। दूसरा कह रहा है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि दूध के क्षारीय गुण को लैक्टिक अम्ल के द्वारा उदासीन करने के बाद ही दही का निर्माण होता है, जिसमें अधिक समय लगता है। जाहिर सी बात है जब भी वहां पे है ना दही अगर बनेगा तो अम्ल तो स्वभाव लाएगा, इसीलिए लैक्टिक अम्ल जो है ना वो उसको उदासीन करना होगा तभी वो दही का निर्माण होगा, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, बेकिंग सोडा मिलाता है। 16वां क्वेश्चन है और ये भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझना। कह रहा है कि 5 विलियन है ABCDE, जबकि
सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती, मतलब पीएच स्केल से जांच किया जाता है। जैसे देखो हम यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। ये 5 विलियन है, 5 ग्लास ले लिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। इसका पीएच मान जो है वो कितना है, 4 है, 1 है, 11 है, 7 है और 9 है। ये पीएच मान है, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है कि कौन सा विलयन उदासीन है, कौन प्रबल क्षारीय है, कौन प्रबल अम्लीय है, कौन दुर्बल अम्लीय है, कौन दुर्बल क्षारीय है। मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना, क्योंकि इस टाइप का टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि सब बताया हुआ रहेगा लेकिन नहीं बना पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा इसीलिए इसको समझना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब जो पीएच मान है ना, उसको हाइड्रोजन आयन जो है उसके हिसाब की सांद्रता से आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में सजाने कह रहा है। तो समझो, पहला जो है वो उदासीन है, ठीक है। और ये कौन सा विलयन है, ये डी विलयन है, यानी डी विलयन जो तुम्हारा होगा वो उदासीन विलयन होगा, क्योंकि इसका पीएच मान कितना है, 7 है। 5 वहाँ तुमको बताए थे ना, तो वही वहाँ पे कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि विलयन जो है बी नंबर, प्रबल क्षारीय कौन सा विलयन होगा, तो प्रबल क्षारीय सी जो ग्लास वाला विलयन है वो होगा, क्योंकि इसका पीएच मान क्या है, ये 11 है। जितना ज़्यादा क्षारीय मान बढ़ेगा उतना प्रबल होगा, है ना। अब कह रहा है कि विलयन बी जो है ये प्रबल अम्लीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 1 है। विलयन ए जो है वो दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसका पीएच मान जो है ये 4 है। और विलयन ई जो है वो आपका दुर्बल क्षारीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 9 है, ठीक है। अब हम लोग आरोही क्रम में सजाना चाहे तो क्या होगा, ठीक है, बताओ। 11, 9, 7, 4, 1 है ना। सबसे पहले जो है देखो 11 आएगा, मतलब सबसे छोटा 11 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 1 है ना। आगे क्या कह रहा है समझो। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्न शब्द समीकरण लिखिए। कहता है निम्न का शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद उसे संतुलित कीजिए, ठीक है। समझो, पहला क्वेश्चन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा, तो उसको संतुलित करने कह रहा है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करेगा, उसको कह रहा है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया अगर करेगा तो उसके बारे में बोल रहा है संतुलित करने। और अगला क्वेश्चन है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ, लौह का रेतन मतलब क्या यहाँ पे हो गया, रेत, ठीक है, के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे समझना, ठीक है। हम यहीं पे बता दे रहे हैं, या तो हमको लगता है नीचे तो दिया ही होगा, हाँ चलो दिया है। क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक के साथ बोला है ना, तो जिंक 2 बार हो गया, देखना जिंक जो है उसके साथ बोला। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब ये शब्द समीकरण हम लोग सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद संतुलित करेंगे। तो कहता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ जो है हम लोग अगर अभिक्रिया करवा दिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या बन रहा है वो समझना। यहाँ पे बन रहा है सल्फेट, जिंक सल्फेट, सॉरी ये सही था, 1 सेकेंड, ये जो है ना हम ध्यान ही नहीं दिए, यहाँ पे तीर का निशान होगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक, ये इससे अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा। अब इसी को क्या कह रहा है कि आप संतुलित कर दीजिए, तो संतुलित यहाँ पे है किया हुआ, तुम लोग एक बार देख लेना, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन क्या वहाँ पे बोला था कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्या कर लिया, क्या कर दिया, ये मैग्नीशियम के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा ना ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये समझना कि ये तब जो है ना मैग्नीशियम यानी Mg, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। यहीं पे कहीं लिख लो मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन ये बनाएगा, ठीक है। अब इसी का क्या है, संतुलन यहाँ पे है, ठीक है। चलो, अरे टाइपिंग में बहुत इधर उधर कर देता है।
तीसरा क्या था, तीसरा था कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, हम इसका समीकरण कैसे लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना वो एल्युमिनियम के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा समझना। देखो यहाँ पे भी एल्युमिनियम को खा गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, इसको काट दो, ठीक है। चलो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं सी नंबर का, ठीक है, लिख दे रहे हैं शब्द समीकरण। देखो यहाँ पे क्या होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, प्लस एल्युमिनियम जब रिएक्शन करेगा यानी अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा वो देखो, तब बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ये सही है, तुम लोग यहाँ से लिखना, ठीक है, हाइड्रोजन बनेगा। अब इसी को कह रहा है कि आप संतुलित कर दीजिए। तो संतुलित आप कैसे करेंगे, संतुलन देखो यहाँ पे किया हुआ है H2SO4 हो गया, ठीक है, अल्युमिनियम है और यहाँ पे क्या है तुम्हारा अल्युमिनियम सल्फेट, देखो ये वाला सही है, और क्या है हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डी नंबर में हम लोग चलते हैं। डी नंबर क्वेश्चन क्या था याद है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है लोह का रेत से करवाने हमको बोला है अभिक्रिया, मतलब क्या है कि लोहा होगा, तब ये लोहा से हम लोग अभिक्रिया करवा दिए तो ये क्या बन रहा है, ये फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, शब्द समीकरण सही है। चलो अगले क्वेश्चन की और हम लोग जाएं, और अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझो, उदासीकरण। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना। उदासीनीकरण क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है ना वो अगर हम लोग देखें तो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया जब करवाया जाता है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है, एक चीज याद रखना कि अम्ल प्लस क्षार से जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो लवण और जल बनता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखो ये क्या है, ये तुम्हारा क्षार है, ये तुम्हारा अम्ल है, अब यहाँ लवण बना दिया और क्या बना दिया, जल बना दिया, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा जो ये है ये क्षार है, ये तुम्हारा अम्ल है, यहाँ पे नमक बना दिया, यहाँ पे जल बना दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो तुम्हारे पास है वो है क्या समझना कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलियन है, ठीक है, यानी ये क्षार है, ऐसे समझो क्षार है जिसका 10 ml विलियन है। अब HCl का 8 विलियन है, यानी अम्ल जो है उसका जो विलियन है वो 8 ml है, ठीक है। अब समझो अधि विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। अब यहाँ क्या कर रहा है समझो कि क्षार 10 ml है और उसमें अगर हम 8 ml अम्ल को मिला देते हैं तो ये पूर्ण रूप से न्यूट्रल हो जाता है, यानी उदासीन हो जाता है, ठीक है। यदि हम उसी क्षार को विलियन को अगर हम अब 20 ml ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर उदासीन करने के लिए हमको अम्ल कितना लेना होगा। तो यहाँ पे देखना ये 10 दूना कितना हुआ, 2 बार में 20 हो गया, यानी डबल लिया हुआ है, तो यहाँ भी तो हम डबल ही लेंगे ना, 2 टाइम्स अगर करेंगे तो ये 16 ml हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम टेक्निकल क्वेश्चन को दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, देखो अगला क्वेश्चन तुम लोग का जो है ना ढक गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताजा दूध है कोई, ठीक है, क्या है समझना इसको कि कोई ताजा दूध है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसका पीएच मान जो है ना वो 6 है, क्या है 6 है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। देखो हम पहले बोले ताजा दूध का पीएच मान यहाँ से याद रखेगी तो याद रख लेना 6 होता है, ठीक है। अब दही बन जाएगा भाई, तो दही भी तो अम्लीय है और 6 पीएच मान है तो ताजा दूध भी अम्लीय है, लेकिन कहता है कि इसका पीएच मान क्या होगा दही बनेगा तो इसका आंसर यही होगा कि दही बनने की जो प्रक्रिया है ना, देखो लिख दे रहे हैं, दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल, कौन सा एम, लैक्टिक अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है, समझना इसको
क्या हम लिखे कि दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होगा, अब समझो यहाँ पे कि जिसके कारण इसका पीएच मान जो होगा ना, पीएच मान जो होगा वो 6 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस इतने आंसर लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन दे रहा है उसी के लिखो, बस खाली आंसर में कम कर दो। वही कह रहा है कि इसका परिवर्तन पीएच मान में क्या होगा, तो पीएच मान कम हो जाएगा इसका। तो यह तुम लोग का जो था, देखो तुम लोग को ना बार बार बोला जा रहा है, ठीक है, कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, अगर पॉसिबल होता है तो ये सब करो, कमेंट्स करो, ठीक है, वीडियो के नीचे में। क्योंकि देखो यूट्यूब का बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है। कुछ भी यूट्यूब में देखो, जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा ना, तब तक ये हमको कुछ भी नहीं करने देगा, ठीक है, बड़ा वीडियो नहीं करने दे रहा है अपलोड को, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो थोड़ा सा चलता है ना, तो वो अलाउ करता है, ठीक है। इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो देखती है तो वो जरूर करना, क्योंकि वो समझ जाता है ना, देखो वीडियो देख रही है, लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रही है ना, तो वो समझता है कि ये वीडियो कोई काम का नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको समझना और इसको प्रायोरिटी देना और सब्सक्राइब करके ही आगे तुम लोग वीडियो को देखना, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग को अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।